तो हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद द सिलेबस? गुड, देख लिया सिलेबस पूरा, देख लिया, एंड पास ईयर पेपर्स भी देखे कुछ कुछ, नॉट ऑल, ठीक है। तो आज मैं तुम लोगों को एक ब्लूप्रिंट बना के देता हूँ ऑप्शन का। मंडे से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, एंड ये 4 बुक्स हैं जो तुम लोगों को मिलेंगी। दिस इज वन फॉर एंशिएंट इंडिया, वन फॉर मिडीवल इंडिया, वन फॉर मॉडर्न इंडिया, एंड वन इज फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। दिस इज योर पेपर 1 सेक्शन ए बी, पेपर 2 सेक्शन ए बी। इसके अलावा लास्ट ईयर, दैट्स रियली नाइस दैट विक्रम हिमसेल्फ इज सिटिंग हियर, मैंने जितना क्लास में डिटेल में डिस्कस करके ऐड करवाया था डिक्टेट कर करके, वो इसने खुद टाइप कर दिया था, तो वो भी हमारे नोट्स में इंटीग्रेट हो चुका। उसमें ये बुक्स भी इंटीग्रेटेड है, और वो जो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया था वो भी इंटीग्रेटेड है, और जो मैं साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा स्टडीज़ देता था कि यार ये कोई मेरे को मिला, इरफान हबीब का आर्टिकल मिलता है तो मैं बच्चों को भेज देता हूँ पढ़ लेना, इसने वो पढ़ के भी इंटीग्रेट कर दिया। तो इस बार मैं तुम लोगों को वो नोट्स एज इट इज़ PDF में दे दूँगा। तो हमें लिखने की बजाय एक तो हमारा फोकस आ जाएगा पूरे का पूरा टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, और इन द मीन वाइल बिकॉज ही रिलीव्ड मी ऑफ ऑल दोज आर्टिकल्स, तो मैंने पिछले 6 महीने में कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स और पढ़ दिए, तो वो आर्टिकल्स इस बार मैं खुद ही इंटीग्रेट करके दूंगा क्लास में। देयर विल बी वेरी लिटिल पार्ट ऑफ डिस्कशन, मोस्ट ऑफ इट विल बी most of it will be discussion, very little will be dictation. Every Saturday we'll keep a test. Last year मैंने बहुत ट्राई की थी, इनिशियली बहुत एंथू होता है टेस्ट को लेके, पहले 3-4 हफ्ते, उसके बाद अपने आप डिप कर जाता है। तू तो देते हैं, बाकी निकल कर रहे हैं, राइट। सो वी ऑल विल ट्राई कि हम टेस्ट को सीरियसली लें, राइट। और इस बार मैंने टेस्ट भी सारे चेंज कर दिए हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से सेम टेस्ट चल रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के साथ सर्कुलेट कर दिए थे। अब हिस्ट्री में ना स्कोप भी बहुत कम है, फ्रॉम वेयर आई कैन मेक मैनी न्यू क्वेश्चंस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे मैं वर्ल्ड वार 1 पे 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम कॉजेज के बन सकते हैं, 2 या 3 कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज के बन सकते हैं, वो बन चुके थे ऑलरेडी। तो इस बार मैंने काफ़ी ट्राई किया कि कुछ कुछ चेंज करूं, बट स्टिल नॉट वेरी सक्सेसफुल। अब जो हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑप्शनल का, वो है अबाउट सोर्सेज। सो बिकॉज मनुएला टोल्ड दैट डे कि इसका हिस्ट्री ऑनर्स है, तो बेटा मेरे को सोर्सेज के बारे में बताओ। व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर देयर? बस खत्म? और ये तो बहुत कम है। एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड इट फ्रॉम थ्री पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। सोर्सेज को सबसे पहले हम सोर्सेज को डिवाइड करते हैं इनटू, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी सोर्सेज एंड देन वी विल टॉक अबाउट सेकेंडरी सोर्सेज। आपको पता है इनका डिफरेंस? हिस्ट्री में इंटरेस्ट है क्या, ये वैसे ही बैठ गया आके? आपको पता है सर? सर पढ़ा हुआ था कि तुक्का मारा? तुक्का मारा नहीं, गलत है, फैक्चुअली रॉन्ग है। हाँ जी मैम। वेरी गुड। अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अकबर रूल कर रहा है, ठीक है, और अकबर के टाइम पर उसी के जो मेन राइटर हैं अबुल फजल, ये बैठ के अकबर नामा लिखते हैं। ये तो राजा के टाइम पे लिख रहे हैं ना, तो ये प्राइमरी हो गया। जिस टाइम पे वो इवेंट हो रहा है, वो पर्सन इन एग्जिस्टेंस है, और उसी के बारे में कोई लिख दे, तो वो प्राइमरी सोर्स हो गया। और अगर उसी के बारे में फ्यूचर में लिखा जाए, बाद में रिचर्ड्स आए, एक यूरोपियन हिस्टोरियन, और रिचर्ड्स आके मुगल्स के बारे में लिखे और अकबर के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिख दे, तो वो प्राइमरी कैसे होगा? उसने तो 100-150 साल बाद लिखा, राइट।
तो इन दो चीजों में एक डिफरेंस आ गया, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में। अब प्राइमरी सोर्सेज की एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस, सर आंदी है दिमाग 'ਚ कोई, कि प्राइमरी सोर्सेज अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो उनकी एक स्ट्रेंथ होगी एक वीकनेस होगी, वो क्या होगी? वेरी गुड। हाँ, वो थोड़ी अनबायस्ड होनी इम्पॉसिबल हो जाती है, उनमें बायस दिख ही जाता है हेयर और देयर। अब इमेजिन करते हैं कि ये अबुल फजल बैठे हैं, ठीक है, और मैं हूं अकबर, और भाई मेरे बारे में लिख रहा है, अब लिख के दिखा कुछ गलत कि अकबर ठीक नहीं है ना, और मैंने रोज शाम को सुना, पढ़ के सुना बेटा क्या लिखा है, और साथ ही बैठा हूँ मैं इसके, अगर मुझे लग गया पता कि इसने मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा लिख दिया है तो ये तो गया उसी दिन। ऐसे ही मैं पृथ्वीराज चौहान हूं और ये चांद बरदई है, अब लिख के दिखा जब तक मैं हूं कुछ गलत। और वैसे भी मैंने जॉब पे रखा हुआ है यार, थोड़ी अन्नदाता वाली फीलिंग है, वफादारी भी होगी, तो मेरी थोड़ी बुराइयां तो तुम वैसे ही छुपा जाओगे। जैसे ना सबसे अच्छा है हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, हर्षवर्धन महान है, हम सब जानते हैं, वो कभी नहीं हारता था, हमें बिल्कुल पता है, क्योंकि हमें किसने बताया हुआ है? हर्षवर्धन के ऊपर किताब किसने लिखी है? हर्षचरित्र बाणभट्ट ने, है ना। तो बाणभट्ट ने बताया नहीं कि पुलकेशिन ने उसको हरा ही दिया था, चालुक्य राजा ने। फिर वो चालुक्य राजा के राइटर रवि कीर्ति, जिसने ऐहोल इंस्क्रिप्शन लिखा, उसने बताया कि हमारे राजा ने हर्षवर्धन को भी हराया। अब किस पे ट्रस्ट करें? हर्षा वाला बताता ही नहीं है, और पुलकेशिन वाला पूरा पूरा गजबज के बता रहा है कि आई हैव डिफीटेड हिम। सो प्राइमरी सोर्सेज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, कैन अ प्राइमरी सोर्स एट द सेम टाइम बी अ सेकेंडरी सोर्स? एग्जाम्पल, आईने अकबरी में मुगलों के आने से शुरू किया गया, तो अकबर से पहले का जितना टाइम है उसके लिए वो सेकेंडरी है, क्योंकि वो अकबर से पहले हुमायूं का, उससे पहले बाबर का भी बता रही है, और तैमूर के बारे में भी बता रही है कि ये वहाँ से शुरू हुए थे, ऐसे बड़े हुए, फिर यहाँ आए, फिर ये किया। तो वो सारा बताते हुए वो प्राइमरी भी है, वो सेकेंडरी भी है। प्राइमरी फॉर अकबर है, सेकेंडरी फॉर प्रेडिसेसर्स है, राइट। क्या सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो है ही सेकेंडरी, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले आती है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजी का मतलब जरूरी ये नहीं है दैट वी हैव टू डिग, है ना, डिगिंग करना जरूरी नहीं है। कुतुब मीनार को पढ़ना है या ताजमहल को पढ़ना है या लाल किले को पढ़ना है तो खोदना थोड़ा, वो तो जमीन के ऊपर पड़े हैं, पर हैं तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ना। सो उसके लिए एक्सकावेशंस जो हैं वो नेसेसरीली डिगिंग का पार्ट नहीं है। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। अशोक के पिलर्स आज तक अर्थ के ऊपर ही हैं, बुद्ध के स्तूप अर्थ के ऊपर ही पड़े हैं ना, दे आर नॉट कवर्ड बाय द लेयर्स ऑफ सैंड, और दे आर नॉट कवर्ड बाय हिस्ट्री एज सच, तो अभी तक तो वो विजिबल हैं। और कितने सारे ओल्ड टेम्पल्स हो गए, एलिफेंटा केव्स हो गई, और उससे पहले की जो केव्स हैं हमारे पास, बाग केव हैं या भीमबेटका केव्स हैं, वो तो अर्ली मैन के लिए हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दे कम पार्ट ऑफ आर्कोलॉजी, जिसके लिए हम एक्सप्लोरेशंस करते हैं, जो ऑलरेडी विजिबल है, और जो नहीं विजिबल है उनके लिए एक्सकावेशंस करते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक्सकावेशंस किए गए, खुदाई करके ढूंढा गया, राइट। देन एपिग्राफी है, एपिग्राफी होते हैं इंस्क्रिप्शंस, जो राजाओं के टाइम पे इंस्क्रिप्शंस कैसे लिखे जा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ राइटिंग इंस्क्रिप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन के ऊपर लिखा जा सकता है, रॉक के ऊपर लिखा जा सकता है, एंड कॉपर प्लेट के ऊपर लिखा जा सकता है, और उसके अलावा क्लोथ पे भी लिखा जा सकता है, पर वो अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ खत्म हो गए होंगे। पेपर्स पे लिखा गया होगा, पत्र पे, लीफ, उन पे भी लिखा गया होगा। देन वी हैव न्यूमिस्मैटिक्स, क्वाइंस। क्वाइंस की जब मैं बात करता हूं ना, यहां पर ना एक तुम्हें बहुत ब्रॉड आइडिया समझाता हूं क्वाइंस का। एवरी न्यूमिस्मैटिक itself is a source of literature as well.
क्योंकि उसके ऊपर कोई क्वाइन के ऊपर लैंग्वेज भी तो लिखी होगी ना, तो उसमें कोई ना कोई लिटरेरी एविडेंस भी तुम्हें मिल ही जाएगा। एटलीस्ट और कुछ ना मिले ये तो पता चलेगा उस टाइम की लैंग्वेज क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। हर क्वाइन के ऊपर कोई ना कोई सिंबल्स बने होते हैं, उससे तुम्हें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चल जाती है। और वो चीज क्या होती है, व्हेन यू हैव अ लुक एट अ क्वाइन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, गुप्ता डायनेस्टी का क्वाइन है और चंद्रगुप्त वन का क्वाइन है, और चंद्रगुप्त के क्वाइन के ऊपर उसकी और उसकी वाइफ कुमारा देवी की पिक्चर लगी हुई है। अब इससे तुम्हें पता चलता है कि उस सोसाइटी में विमेन को भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर इंपॉर्टेंस ना मिलती होती तो वाइफ की पिक्चर क्यों होती। अब इसके बाद एक जोक है, उसको सुन लेना, वो लिखना नहीं है, यहां तक लिखना था। फिर गुप्ता राजा अपने क्वाइन के ऊपर लिच्छवी लिखवाता है, दैट मीन्स सौरियां दे थल्ले लग गए ना, जवाई साहब ससुराल वालों के काफी प्रभाव में हैं, अपना पारिवारिक नाम छोड़ के ससुराल वालों का नाम जब लिखवा दिया जाए तो ये तो गुप्ता की मम्मी होगी नहीं उस टाइम पे, नहीं तो वो कहती होंगी काका इन्ना भी थल्ले नहीं लगी रहे घर जनानियों वाले ने, तो बट वो काफी लग गए थे। फिर समुद्रगुप्त जो है, जिसको एक आदमी फॉरेन राइटर जो आता है, क्या नाम है उसका, विंसेंट ए स्मिथ, वी ए स्मिथ, वो ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की बहुत जबरदस्त किताब भी लिखी है वी ए स्मिथ ने। वो कहता है यार कि तुम्हारा जो समुद्रगुप्त है ना, वही वो तो नेपोलियन ऑफ इंडिया। पर अब यहां से ना एक बायस आना शुरू हो जाता है हिस्ट्री में। समुद्रगुप्त आ गया 300 एडी में, नेपोलियन आया 1700 1800s में। तो ये कहने की बजाय कि तुम्हारा समुद्रगुप्त हमारा नेपोलियन है, तुम्हें कहना चाहिए था हमारा नेपोलियन तुम्हारा समुद्रगुप्त है ना, नेपोलियन इज लाइक समुद्रगुप्ता। बट क्योंकि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, जो जीतते हैं वो इतिहास लिखते हैं। यूरोप इंडिया पे रूल कर रहा था तो उन्होंने अपनी मर्जी से अपने करेक्टर्स ऊपर रख के हमें हिस्ट्री पढ़वा दी, राइट। अब न्यूमिस्मेटिक क्वाइंस हो गए, क्वाइंस पे तुम्हें ना कोई रिलीजियस सिंबल भी दिखता है, तो तुम्हें पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली किसको पैटर्नाइज करती है। वो बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं, वो जैनिज्म को कर रहे हैं, वो हिंदुइज्म को कर रहे हैं। हिंदुइज्म के अंदर भी अगर किसी के क्वाइन के ऊपर ट्राइडेंट त्रिशूल बना हुआ है तो वो शिव के भक्त हो गए। अगर बुल नंदी है तब भी वो शिव के भक्त हो गए। अगर क्वाइन के ऊपर गरुड़ है तो वो विष्णु के भक्त हो गए, राइट। सो सिमिलरली यू विल कम टू नो अबाउट द रिलीजन ऑफ द टाइम, द रॉयल रिलीजन फ्रॉम न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस, क्वाइन से। मॉन्यूमेंट्स तो समझ आएंगे जो भी मैंने अभी बताया था, बिल्डिंग्स वगैरह। फिर लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेज में इंडिजीनियस सोर्सेज। मुझे इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना और वेदों से पढ़ना है, मुझे इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना और अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य से पढ़ना है, तो ये इंडिजीनियस सोर्सेज है। और अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो मेरे पास मेगस्थनीज की इंडिका भी है, फायहान के अकाउंट्स भी हैं, हुनसेंग के अकाउंट्स भी हैं, आइसेंग के अकाउंट्स भी हैं, अल बरूनी के अकाउंट्स भी हैं। तो फिर वो इंडिजीनियस थोड़ा है, वो फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं, राइट। सो इंडिजीनियस और फॉरेन सोर्सेज हो जाते हैं। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो मैंने अभी बता ही दिया तुम्हें। अब जितना इसके आगे लिखा हुआ है ना, ये सारा इसी का पार्ट हो जाता है। जैसे कि पॉटरी हो गई, वो है तो आर्कोलॉजी का ही पार्ट, उस टाइम के बर्तन मिल गए। साइंटिफिक लिटरेचर, लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस, रिलीजियस लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स, ग्रीक, चाइनीज एंड अरेबिक। यहाँ पे अरेबिक वर्ड मिसिंग है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम मंडे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, राइट। कुछ नहीं लिखना, बोर्ड पे समझाऊंगा, नोट्स दे दूंगा, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। और एक लॉजिक समझ लेना, अगर तुम्हारी क्लास में जीएस पहले हो गई है तो जीएस के रजिस्टर के साथ ही इसके पेजेस बनाओ नोट्स के और उसके अंदर ऐड कर दो। जहां पे सोर्सेज पढ़ा हुआ है वहां पे सोर्सेज का पेज लगा दो, जहां पे दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे वहां पे दिल्ली सल्तनत के पेजेस लगा देना, कि जीएस पढ़ते पढ़ते ये भी साथ साथ रिवाइज होता जाए और ऑप्शन पढ़ते हुए जीएस रिवाइज होती जाए। बाय डिफॉल्ट डबल रिवीजन चलती जाएगी, राइट। मैप्स की प्रैक्टिस शुरू करेंगे आफ्टर गुड 15-20 डेज, उससे पहले कोई मैप नहीं एंड फायदा भी नहीं होगा। और मैप का तरीका बताऊंगा, बहुत इजी है। अगर उसको फॉलो करोगे तो सारे कर दोगे सेट, और नहीं फॉलो करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और 200% भी फॉलो करोगे तब भी 90% तक ही पहुंच पाओगे। 100% तक पहुंचना इम्पॉसिबल है अगर वो तंग करने पे आ जाए। अब एक एग्जाम्पल देता हूं, तमिलनाडु के अंदर अंदर की वो तुम्हें 3 साइट्स को लोकेट करके दे दे, बताओ ये कौन कौन सी है, तो जान ही निकल जाएगी फिर तो, क्योंकि वो डॉट्स ही इतने पास आ जाएंगे कि खुद के लिए आइडेंटिफाई कर देना
कि ये कौन सी स्पेसिफिक साइट है, बहुत मुश्किल हो जाता है। सेंट्रल इंडिया की भी बात करो, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू की 4 साइट्स बता दे। वैसे यूजली ऐसा होता नहीं है, दे आर ऑलवेज चॉइसेस की नॉर्थ की अलग हो जाती है, साउथ की अलग, तो थोड़ा इजी हो जाता है। बट 2-4 बार हुआ भी है कि बिल्कुल ही क्लोज बाय 3-3 साइट्स लगा दी जाए, तो वहां पे अगर एक आधी गलत हो भी गई तो कोई आसमान थोड़ा गिर रहा है यार। वैसे मैप में मैथमेटिकल नंबर्स आते हैं, क्योंकि अगर तुमने सारी साइट्स ठीक आइडेंटिफाई कर दी और 20 वर्ड्स लिख दिए तो तुम्हें सब में पूरे मार्क्स मिलने के चांस भी होते हैं, राइट। बाकी क्वेश्चंस में मैक्सिमम 55-60% तक जा सकते हैं, मैप ही ऐसा है जिसमें 70-80% तक जा सकते हैं नंबर। सो मैप को थोड़ा सीरियसली भी लेंगे। बट अब इसके बाद आते हैं हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री से पहले इसने ना सोर्सेज के बाद वो नहीं लिखा ना इसने यार, अप्रोचेज नहीं लिखा हुआ। अप्रोचेज है सिलेबस में। व्हाट आर अप्रोचेज? व्हाट वी मीन बाय अप्रोचेज? हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अप्रोचेज क्या होती हैं? होता क्या, इसका मतलब क्या होता है? ये तो तुमने एग्जांपल्स दे दिए। व्हाट इज एन अप्रोच अदरवाइज? वेरी गुड। पर्सपेक्टिव या लेंस हो गया, किस लेंस से हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। कितनी तरह की अप्रोचेज हैं, लाइक देयर आर हेल लॉट ऑफ अप्रोचेज। शुरुआत हुई थी हिस्ट्री जब इंडिया की लिखी गई है ना प्रॉपर मॉडर्न सेंसेस में। पहले तो ना इसको लेके एक डिस्प्यूट है। वेस्टर्न जो लोग हैं, ब्रिटिश जो हम पे रूल कर रहे थे, वो कहते हैं यार इंडियंस को ना सेंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग ही नहीं है। और ये उन्होंने नहीं बोला, ये शुरू से ही वेस्टर्न बोलते आ रहे हैं या फॉरेनर्स बोलते आ रहे हैं। जब वो आया था अल ब्रूनी, वो भी कहता है इंडियंस को हिस्ट्री लिखनी नहीं आती। मेगास्नीज भी कह रहा है इंडियंस को हिस्ट्री लिखनी नहीं आती। कोई ये नहीं अप्रिशिएट कर पा रहा भाई तुम्हें हिस्ट्री लिखनी नहीं आती। अगर हम ब्रिटिश की बात करें मॉडर्न सेंस ऑफ हिस्ट्री की, तो वो बोलते हैं यार जो ऑफिशियल एनल्स में होता है ना, उसी को रिकॉर्ड करके हिस्ट्री बनती है। अगर मैं बोलूं कि मुझे आज की हिस्ट्री लिखनी है, राइट, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, और मैं बोलूं कि 2016 था, हाँ 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी और उसके बहुत सारे फायदे हुए थे, तो ये तो ऑफिशियल पर्सपेक्टिव हो गया, राइट। फार्मर्स अनरेस्ट हुआ था, लेकिन उसमें ना फार्मर्स बहुत ही अनजस्टिफाइड थे। फार्मर्स ने रोड्स ब्लॉक कर दी थी और अच्छे बिल आ रहे थे, पर उन्होंने उसको पास नहीं होने दिया। तो ये तो स्टेट पर्सपेक्टिव हो गया कि जो सरकार चाहती है ऑफिशियल पर्सपेक्टिव, मैं वो लिख रहा हूँ। वेस्ट हिस्ट्री हमेशा ऐसे दिखता होता था, एक पॉलिटिकल नरेटिव होता था उसमें, दूसरा ऑफिशियल नरेटिव होता था। पॉलिटिकल बातें बता रहे हैं, ये राजा आया था, इस राजा ने ये मंत्री रखा था, इस राजा ने ये लड़ाई करी थी, इस राजा ने ये टेरिटरी एक्वायर कर ली थी। हिस्ट्री की पूरी नरेशन ऐसे चलती थी। जबकि अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, शुरू से ही हमारी हिस्ट्री एक बड़ी डिफरेंट हिस्ट्री रही है। हमारी हिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पे नहीं, हम तो जो बार्ड्स होते हैं ना, नट नटनियां होते हैं, हम तो उनके भी रेफरेंसेस डाल देते हैं, राइट। हम तो रूटीन की कोई भी बात डाल देते हैं। हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे देश में ट्रेंड ही नहीं था। तुमने जब मॉडर्न हिस्ट्री की डेफिनेशन दी है, तो तुमने उस टाइम पे सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट देख लिया हुआ है, इसलिए तुमने रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट कर दी। पर ये बताओ तू कहाँ पे है दुनिया में जहां पे रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट है प्रॉपरली? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो हिस्ट्री में जब तक तुम आम आदमी के बारे में नहीं लिखते, जो भी मैम ने वर्ड यूज किया सबाल्टर्न, मुझे एक एक करके तुम लोगों के नाम याद करने, और इट विल टेक मी सम टाइम, क्योंकि तुम्हें तो मैंने जीएस में पढ़ाया नहीं मुझे लग रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? गगन, ओके। तानिष्क, तेरा नाम तो नहीं भूलने वाला, सोने वाला नाम है तेरा तो। अभिनव, मानसी, तुम्हारा नाम भी नहीं भूलूंगा मैं, ठीक है। और तुम्हारे लिए मुझे फोन आया था ना? हाँ जी सर। रश्मिंदर, गौरव, रूह शांत, इसका मतलब? अच्छा, रूह को शांत करने वाला, रूह शांत, यार बड़ा प्यारा नाम है यार। इज इट अ हिंदू नेम? कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कल से तो अपने यहाँ पे नाम लिख के आया करेगा। नहीं, बहुत प्यारा नाम है यार, बस तू लिख के आया करेगा। जोक समझ आ गया? कौन इस जोक का मतलब समझाएगा? शर्मा जी, आपको समझ आ गया?
क्या? तू तो बोल सकता, तू कौन सा कैमरा पे है? डर तो मुझे होना चाहिए। यूपी में कावड़ यात्रा होने जा रही है ना सावन में, तो योगी जी ने बोला है कि जितनी भी ईटरीज हैं उनके बाहर उनके ओनर्स के नाम लिखे जाएंगे, क्योंकि वहां पर पता चला कि एक वैष्णो ढाबा है पर चला वो मुसलमान रहा है, एक गणेश भोजनालय है चला वो मुसलमान रहा है। तो उन्होंने बोला भाई सारे जने अपना नाम लिख दो, ताकि ये ना हो गड़बड़ से भी कावड़ लोग व्रत रख रहे हो और तुम कुछ गलत खिला दो उनको। देखो बेटा, तुमने जितनी मर्जी सफाइयां दे दो, नाम तो तुम्हें लिख के आना पड़ेगा, ठीक है? नाम तो तुम लिख के आओगे। अब दूसरी चीज ना, अप्रोचेस जब शुरू हुई ना तो हम बोलते हैं कि यार ये ना कॉलोनिस्ट अप्रोच थी, कि ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे, कॉलोनियल पावर थे और उन्होंने हिस्ट्री लिखनी शुरू की। व्हेन दे स्टार्टेड राइटिंग हिस्ट्री, उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेसेस हैं। जहां पे हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की, स्ट्रेंथ क्या है यार, बहुत ही मॉडर्नाइज वे में, सिस्टमैटिक वे में हिस्ट्री रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। इससे पहले इतनी ज्यादा सिस्टमैटिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इतनी ज्यादा सपोर्टेड हिस्ट्री, सपोर्टेड का मतलब यहां पर कि उसके लिए हमारे पास एविडेंसेस भी हों, ऐसी हिस्ट्री नहीं होती थी। ब्रिटिश ने ये स्टार्ट कर दी, पर उसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी? एनीथिंग दैट वाज गुड इन इंडियन ट्रेडिशन और सोसाइटी, उसको इग्नोर किया गया। एनीथिंग दैट वाज बैड इन इंडियन हिस्ट्री और सोसाइटी, उसको मैग्नीफाई किया गया, और मैग्नीफाई करके उसको कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए यूज किया गया। जैसे कि अगर हिंदू मुस्लिम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम थी, उसको मैग्नीफाई करके ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बना दी गई। तो अगर हमारे समाज में छोटी सी कोई कमी थी, उसको तो उन्होंने पहाड़ बना दिया, और जो बड़ी से बड़ी अच्छाई थी उसको छुपा दिया। ये थी कॉलोनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। जब ये कॉलोनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी चल रही थी, शुरू हो जाती है ये जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, और लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। उसी के आसपास फिर वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो सर विलियम जॉन्स के अंडर बनती है, और वो इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं, पास्ट को पढ़ते हैं और उसकी ट्रांसलेशंस करते हैं। फिर चार्ल्स विल्किंस आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आने शुरू करते हैं, और वो एक एक करके उपनिषद, गीता, और फिर मनु स्मृति, और उसके बाद तुम्हारी वो अभिज्ञान शकुंतलम, इन सारी बुक्स की ट्रांसलेशंस करते हैं। एंड दे स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग इंडियाज पास्ट। अब जब वो इंडिया के पास्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, 1780s में ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। 1773 में तो वो हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बनी है, उसके बाद ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हुई हैं। एक ऑफिशियल मदरसा बनवा दिया गया, कलकत्ता मदरसा। फिर संस्कृत स्कूल बनवाया गया ताकि हमारी लैंग्वेजेस को पढ़ा जा सके। करते 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 1800 के आसपास हम पहुंच गए, जब ये प्रोसेसेस पिकअप कर रही हैं। अब 30-40 साल लग जाएंगे ब्रिटिश को इनको ट्रांसलेट करते हुए, नॉलेज डिसेमिनेट करते हुए, और हमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देते हुए कि तुम तो बहुत ही घटिया हो यार, तुम्हारे देश से ज़्यादा घटिया कोई देश नहीं है, इससे बुरी कोई सिविलाइजेशन नहीं है, और बहुत ही पिछड़े हुए, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी लोग हो, एंड दिस काइंड ऑफ पीपल। फिर उनको एक जस्टिफिकेशन मिल गई, वाइट मैन बर्डन। क्योंकि तुम इतने बैकवर्ड थे, इतने अनसिविलाइज थे, तो भगवान ने हमें ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम आए, तुम्हारे ऊपर रूल करें और तुम्हें ठीक कर दें। अब एक लिमिट होती है ना बेइज्जती सहने की, तो इंडियंस की वो लिमिट अब खत्म हो गई। तो अब नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का ट्रेंड आ गया, जिनमें बड़े बड़े नाम अगर हम बात करें उस टाइम पे तो आरजी भंडारकर जैसे बड़े लोगों के नाम आएंगे। अब उन्होंने क्या किया, एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म होती है ना, जब हम पागल हो जाते होते हैं सब कुछ अपना ही होगा, एक होती है रैशनल नेशनलिज्म। तो पहले रैशनल फिर एक्सट्रीम नेशनलिज्म आएगी। रैशनल नेशनलिज्म बोलेगी ठीक कह रहे हो भाई, हमारे में कुछ कमियां थी, हम उनको सुधारने को तैयार हैं, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर तुम रूल कर रहे हो तो तुम्हारे पास अथॉरिटी है, सुधार दो, हम कब मना कर रहे हैं। ये वाली हिस्टोरियोग्राफी पहले ऐसे स्टार्ट होगी, पर ब्रिटिश इसको ध्यान ना देके अभी भी कमियां गिनाई जाएंगे। तो अब थोड़ी एक्सट्रीम सेंस ऑफ नेशनलिज्म आएगी, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, बैक टू वेदास। वो बोलेंगे भाई बहुत हो गया, जो कमियां आई हैं वो तुम्हारे आने से आई हैं, हमारे देश में कोई कमी थी नहीं, हमें वही पढ़ना है। जैसे जब ये कॉलेज जाती है अपने एमसीएम, तो इनको सुबह बिठा देते हैं, वो हवन ववन करा देते हैं स्टार्टिंग में, यही होता ना एमसीएम में। नहीं, सुबह सुबह हवन तो करा ही देते थे। वो कोई डीएवी स्कूल में पढ़े, वहां भी तो ओम भूर्भुवः स्वः चल रहा होता सुबह सुबह, स्कूल के अंदर ही साइड पे बिठा के वो मंत्र पढ़ा देते हैं।
तो उन्होंने एक ट्रेडिशन सेट कर दिया कि व्हाटसोएवर इज इंडियन इज मोस्ट सुपीरियर। और दयानंद सरस्वती तो हैं जिन्होंने हमें स्वराज का वो नारा दे दिया था, स्वराज। पहले आदमी है जिन्होंने स्वराज बोल दिया, स्वराज एंड स्वधर्म, अपना ही धर्म होगा, अपना ही राज होगा। सो जो हम बात करते हैं आज हिंदू राष्ट्र या एनीथिंग, तो वो वहीं से ओरिजिनेट हुआ आइडिया। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आ गए। अब दो के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, एक कॉलोनिस्ट हिस्टोरियंस, एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, और ये अपने अपने पॉइंट्स प्रूव कर रहे हैं कि हिस्ट्री किसके हिसाब से पढ़ी जाए और किसके हिसाब से हिस्ट्री बेटर या जस्टिफाइड होगी। और जिसको नींद आ रही है वो जाए। सुबह सुबह कितने दिनों बाद उठी है, सच बताना, क्योंकि यॉर्निंग तो तू मुंह बंद करके भी कर रही है तो भी दिख रही है। अब बता कितने दिनों बाद सुबह उठी आज? कल मैं कितने सीखा? कल सुबह ना मैं यहाँ से 3:25 पे घर से उठा, 3:25, नहा के फ्लाइट पकड़ी 5 बजे की एंड लैंडेड एट बॉम्बे। वहाँ बारिश बहुत थी कल बॉम्बे में। सो एयरपोर्ट से लेके जहाँ मुझे जाना था इवेंट के लिए, वहाँ पहुँचने में मुझे 3 घंटे लगे, जबकि वो घंटा एक रास्ते का था। पर बॉम्बे है तो ठीक है। फिर इवेंट शुरू हो गया, वहाँ पे मैंने 3:30 फ्री होना था, मैं 5:30 फ्री हुआ। लकीली फ्लाइट भी थोड़ी डिले हो गई थी, मेरी फ्लाइट थी 7:40 की, वो 8:55 हो गई थी। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो फ्लाइट का टाइम 9:40 हो चुका था। फिर मैं वहां जाके चेक इन करके अंदर बैठ गया तो फ्लाइट का टाइम 10:30 हो गया। फिर 10:30 पे बोर्डिंग स्टार्ट हुई। फ्लाइट का टाइम फ्लाई करने का था, फिर वो बोर्डिंग स्टार्ट हुई। फ्लाइट वहां से चली 11:10 पे, नहीं 12 पे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ वहाँ के कितने बजे? 2 घंटे की फ्लाइट होती है, पर क्योंकि कल वो सारा क्लोज हो गया था माइक्रोसॉफ्ट के कारण, तो सारी फ्लाइट्स आगे पीछे थी, तो क्लियरेंस ही नहीं दे रहे थे वो उतरने के लिए, चंडीगढ़ के ऊपर ही घूमे जा रहे थे। ठीक है, तो 1:40 पे लैंड हुए। फिर जब ऊपर एयर स्पेस में आ गए थे ना, थोड़ा नीचे आ गए थे, तो सिग्नल आ गया, मैं काम करना शुरू कर गया मोबाइल पे। मैं कहा ओ भाई शुक्र है सिग्नल आया। फिर जब उतरे फिर मैं घर आया, आके फिर एकदम से नींद भी नहीं आती होती, इतनी थकान के बाद ना ज़्यादा नींद खराब होती है। 3 बजे सोया था। वेरी गुड, 3 बजे सोई थी। ठीक है, अब मैंने तो अपना पूरा दिन बता दिया, तू बता। एथिक्स पढ़ रही थी, बस फिर आगे कुछ नहीं पूछना। जो बच्चा पढ़ी एथिक्स है उससे और क्या पूछना है ना। वेरी गुड। अब मैं ये नहीं पूछूंगा क्या पढ़ रही थी। अब ना जब नेशनलिस्ट और कॉलोनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बीच में डिबेट चल रहा था ना, इस डिबेट से एक और स्टोरी निकल के आई। वो स्टोरी को ना रोमिला थापर मैम ने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ समझाया भी हुआ है। वेस्ट बोलता है हिस्ट्री इज अ लीनियर मूवमेंट, कि एंशियंट था, एंशियंट के बाद मिडीवियल आ गया, मिडीवियल के बाद मॉडर्न आ गया, फिर कंटेम्प्रेरी आ गया, काम खत्म। ए छड़ दे, इन देख के की करना है। मैं पहले तेन चेंज ही करा यार, ये ना जिदा मैं हथ लाना ने मुड़ जाना है, पर सारे की नजर उधर चल जानी है कि आ सर ने की लाता। ये भी शुक्र है कि इस बारी मैं ठीक करना आ गया यार, है ना। नहीं हुण मैं इदी जगह ये कर दूंगा, फिर लिखूंगा, फिर नहीं जाएगी ना। हुण आ गया मैनू करना। पिछले साल तक तो मैं बहुत ही नलायक सीगा। ऑल राइट, तो वेस्ट कहता है हिस्ट्री ऐसे चलती है। कैसे? ऐसे, राइट। इंडिया बोलता नहीं यार, हिस्ट्री ऐसे नहीं चलती है, हिस्ट्री ऐसे चलती है। पहले क्या होता है? सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, फिर विनाश हो जाता है, फिर सतयुग आ जाता है। हिस्ट्री साइक्लिक है, राइट। तो वेस्ट के लिए टाइम लीनियर है, हमारे लिए टाइम साइक्लिक है। इसलिए हम दोनों की हिस्ट्री लिखने की जो थ्योरी है, या जो हमारी हिस्टोरियोग्राफी होगी या इंटरप्रिटेशंस होंगी, वो डिफरेंट हो जाएगी। तो यहां से एक ये डिफरेंस निकल के आ गया। वेस्ट उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल अकाउंट्स की बात करता होता था। हम तब भी रिलीजियस अकाउंट्स, बीच में वेदों में हिस्ट्री, हिस्ट्री में वेद, बुद्धिज्म हिस्ट्री का पार्ट, हिस्ट्री बुद्धिज्म का पार्ट, बुद्धिज्म की अपनी हिस्ट्री है और हिस्ट्री में अपना बुद्धिज्म है। हमारे तो यहाँ पे सब कुछ इंटरमिंगल था, कुछ डिफरेंस था ही नहीं। अब इसके चलते चलते हमारा देश आजाद तो हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी,
एक तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री तो हमने देख ही लिया था अंडर द ब्रिट्स, अब एक कम्युनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी या मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी तो आएगी ना। और मार्क्स कहता क्या है कि यार गरीबों के साथ ना अन्याय हो गया, अमीरों ने सारा क्रेडिट अपने ऊपर लिया हुआ है कि दुनिया हम ही चला रहे हैं। अब देखो प्रूव भी हो गया, हजारों शादियां देखी थी, एक शादी ने सारी शादियां खत्म कर दी दुनिया में, शादी लगती नहीं अब शादी है। अब तो ऐसा लगता होता साला कोई भिखमंगों की शादी में गए हुए तुम ना वहां पे तुम्हें कोई वो दिख रही है, किम करदाशियां दिख रही है, ना तुम्हें कोई और दिख रहा है। ये कैसी शादी होती है? शादी हुई है तो अनंत की हुई है, नहीं तो शादी नहीं आज तक इतिहास में। ये तो सब मानोगे ना। और इतने फंक्शंस खत्म ही नहीं हो रहे। वो अलग बात है रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट 5% गिर गया इस साल, पर इतनी गैला वेडिंग करोगे तो थोड़ा तो गिरेगा ही यार। तो अब मार्क्स के हिस्टोरियंस आगे बोलते हैं कि यार इंडियन हिस्ट्री में ना तुमने किया क्या, एक एलीट क्लास खड़ी कर ली। पंडित नेहरू ने देश आजाद करा दिया, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने। ये क्या बात होती है? गांधी तो जेल में आराम से बैठे होते थे, बेड लगा होता था। जो बाहर डंडे खा रहे होते थे उनका नाम क्या? जो इंडस्ट्रियल लेबर है उसका कंट्रीब्यूशन कौन बताएगा? जो फार्मर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कौन बताएगा? उनके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। सारा क्रेडिट तुम एलीट को दे देते हो। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने एकदम से आके जो वर्किंग क्लास थी उसके रोल के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। कोई अच्छे से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का नाम बता दो यार मॉडर्न इंडिया के लिए। सबको आता होता है वो नाम, पर ये नहीं पता होता कि वही लेना है। बिपिन चंद्र, ही इज अ लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन, ठीक है। सुमित सरकार लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन। अच्छा, जितने पुराने हिस्टोरियंस है ना, रोमिया थापर लेफ्टिस्ट, आर शर्मा लेफ्टिस्ट। शर्मा जी ऐसे जैसे अपने घर के ही होते हैं, तुम भी शर्मा जी हो ना, बस तभी ऐसे ही होता है, अपने घर वाले लगते होते हैं वो। अब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस और कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस का डिफरेंस समझ आ गया मार्क्सिस्ट का। मार्क्सिस्ट कह रहे हैं भाई तुम हीरो बना रहे हो, कल्ट बना रहे हो तुम अपने अपने की, ये गांधी के बंदे हैं, ये उसके बंदे हैं। किसी के कोई बंदे नहीं, बेचारे आप डंडे खा रहे हैं, उनके बारे में लिखा करो। अब जब इन्होंने बोला ना इंडस्ट्रियल लेबर की बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, तो फिर ना जैसे अभी तुम 3 लड़कियां बैठी मुझे ऐसे घूर रही हो भी, सर हमारे बारे में तो कोई जिक्र नहीं हो रहा, तो ऐसी फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आ गई। और सारा क्रेडिट गांधी को दे दिया, कस्तूरबा। सारा क्रेडिट तुमने पंडित नेहरू को दे दिया, कमला। अरे कमला नेहरू यार, हंसना नहीं है यार, वो बोला कमला नहीं, कमला नेहरू, ठीक है। भी तुम सारा क्रेडिट इनको दे देते हो, मिसिस के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, या बहन के बारे में। अब पंडित नेहरू के साथ उनकी बहन मिसिस, सॉरी ऐसे नहीं करना यार, माउंटबेटन का नाम नहीं लेना बीच में, वो थोड़ा सा फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ना, फैक्चुअल एंड कंट्रोवर्शियल। अच्छा, वो कह रहे हैं बहनों का नाम भी लो, विजय लक्ष्मी, पंडित विजय लक्ष्मी, कितना कुछ रोल प्ले किया है, तुम लेते नहीं। रानी लक्ष्मीबाई का ले लेते हो, झलकरी बाई का भी ले लिया करो, बहुत सारे नाम है। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने बोला यार सारी हिस्ट्री मेल डोमिनेटेड करती तुमने, गांधी ने गादी लेके दे दी, कहां से, कैसे, कब, पता भी नहीं चला, राइट। सो फिर फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने अपनी बातें कर दी। अब जब औरतों ने आवाज उठाई दी कि हमारे बारे में भी लिख दिया करो, तो वो कहते हैं यार वो जो ट्राइबल बैठे हैं बेचारे छुपे हुए पहाड़ों के अंदर, खदानों के अंदर, उनके बारे में। यहाँ पे आ गया सबाल्टरन स्कूल। सबाल्टरन स्कूल ने बोला यार वो जो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं ना, वनरेबल सेक्शंस, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था फ्रीडम स्ट्रगल में। वो भी तो लड़ रहे थे, वो नागाज, वो किंचूज, वो चिंचूज, वो सारे जितने भी थे ये सब लड़ ही रहे थे, तो उनके बारे में भी लिख दिया करो थोड़ा सा। कोई सबाल्टरन हिस्टोरियन का नाम पता है? इन्होंने तो सारे पता है, रणजीत गुहा सर, राइट, वेरी प्रोमिनेंट नेम इज रणजीत गुहा। तो इनकी सबाल्टरन हिस्टोरियोग्राफी है सारी। अब एक हो गया क्लोनिस्ट, एक हो गया नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट के अंदर भी 2 हो गए, पहले रैशनल, फिर एक्सट्रीम, फिर आ गया उसके बाद कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट, फिर आ गया फेमिनिस्ट, फिर आ गया सबाल्टरन। फिर ना पता नहीं, अब ना हिस्ट्री में भी एक मजे लेने लग गए, कहते हैं यार एक इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच भी होती है, इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचा करेंगे साथ साथ। अब मुझे ना ये इस अप्रोच को लेके अब थोड़ा मजाक करते हैं, सीरियस बहुत हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रही होती यार ये क्या मतलब, क्या प्रूव करेंगे। गर्मियां होती थी तो ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल चल पड़ता था, सर्दियां होती थी ऐसे चल पड़ता था, ग्लोबल वार्मिंग के कारण थोड़ा स्लो कर गए, जब तक गांधी जी आए ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई थी। इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच कैसे पढ़नी है मुझे समझ ही नहीं आता होता, बट पढ़ा दूंगा, ठीक है। पर था तो उसमें ऐसा ही ना कि गर्मी ज्यादा होती थी तो ये सारे लीडर्स कहते हैं चलो कल करेंगे, गांधी जी कहते हैं अभी कैंसिल कर दो, हीट वेव आ गई इस बार ना, अच्छी खासी सिविल डिसोबीडियंस चल रही होती है, गांधी कहते हैं वो हीट वेव आ गई कैंसिल कर दो, मॉनसून आ गया कैंसिल कर दो। तो ये था।
अब ये दो चीजें हैं, इनको करने के लिए हमें एक लेक्चर या दो लेक्चर लग सकते हैं, जिसमें इसके हम एक ही लेक्चर लगे हुए, लिखना तो है ही नहीं है, समझना तो पीपीटीज बनी हुई है, मैं उसी के थ्रू पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और स्टोरी खत्म कर दूंगा। इस बार मेरे दिमाग में ना एक छोटी सी वो आ रही है इनोवेशन, मेरा मन ये कर रहा है, पर मैं आज प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कल जब मैं एयरपोर्ट पे फ्रस्ट्रेट हो रहा था तो मैं कुछ इनोवेट करने की कोशिश कर रहा था, तब दिमाग में आया अगर मैं बना पाया तो मैं तुम्हें पूरी हिस्ट्री के नोट्स इस बार, ये किताबें भी नहीं देने वाला, फिर तो कुछ भी नहीं दूंगा मैं तुम्हें सिवाय उन प्रिंटेड हैंड आउट्स के। उसमें मेरे मन में ये आया है कि सारी हिस्ट्री टेबल में बना दो, सोर्सेज ऊपर लिखूं, नीचे लिखूं यार ये सोर्सेज होते हैं, इनके आगे लिखूं इन सोर्सेज के ये एग्जांपल्स होते हैं, ये इस पीरियड से रिलेट करते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं, सारे ऐसे टेबल्स बना के देता ना। खुश है, कहते सर काम ही मुक गया फिर था। और उसके साथ एक काम और करूं, आखिरी बॉक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दूं कि आज तक ऐसे क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक के ऊपर। तू ज्यादा है ना कर, क्योंकि तू पुराना स्टूडेंट है, जो मैं काम शुरू किया अद्धा तेरे जिम्मे पै जाना है, एंड आई नो यू आर वेरी टेक्स हैवी, 10 टाइम बेटर देन, नहीं 100 टाइम बेटर देन मी, पर आइडिया ठीक है ना, इन्हें इंप्लीमेंट कर दें। सो मंडे को जब मैं तुम्हारी क्लास लूंगा, आई विल ब्रिंग द टेबल्स, वी विल स्टार्ट विद टेबल्स, एवरी डे आई विल मेक वन टेबल एंड वी विल शेयर इट, और तुम्हें उसका प्रिंट आउट दे दिया करो, बस वही पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। और फिर डन। अब एक और मजाक, और उसके बाद फिर ये सिलेबस को सारा एक बार गो थ्रू कर देते हैं आज। अगर मैं दोबारा इतनी मेहनत करूंगा तो 8 लोगों के लिए तो नहीं करूं, ठीक है। तो वो टॉर्च बेरर्स होते थे ना, बुद्ध के जो मंक्स एंड नन्स होते थे ना, वो उनका काम सिर्फ भिक्षा मांगना थोड़ा होता था, वो 4-5 बंदे पकड़े लाते, चल तू भी बोधी बन, समझ गया ना। अब तुम बोधी बनाओ लोगों को, 4-5 मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था यार, एक हाँ नहीं तू तो पुराना है, तेरे तक काउंटिंग चाहिए, हूँ एदी काउंटिंग शुरू होएगी, ये तो पुराना है। एक देखो, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, महान लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऋषि मुनि वेद, लाइक ज्ञानी लोग, धर्मात्मा एंड परमात्मा टाइप है ना, तो एक ऐसी ना श्री 1008 सलमान खान जी हुए हैं, ठीक है। उन्होंने एक बात बोली थी कि तुम 3 को बताना और उनको बोलना आगे 3 को बता दो, बस तुमने यही करना आज से, तुमने 3 को बताना कि हिस्ट्री ऑप्शन बड़ा सही चल रहा है, और उनको साथ में ना आगे 3 को बता दो और वो आगे 3 को बता दे, बस। तो मंडे 3 मतलब 24 इंटू 3 इज, बस डन, ठीक है। ऑल राइट, अब यार एक आते हैं प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री बेटा मैं अकबर के टाइम पे लिख रहा हूं, वो तो प्राइमरी फॉर अकबर है, सेकेंडरी फॉर प्रीवियस राजा भी तो होगा ना, अगर मैंने उनके रेफरेंसेस दे दिए। अच्छा देखो, मैं अबुल फजल हूं, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, तुम अकबर हो, चलो आज मूड अब्बा के बारे में सुनो, तो अब मैं प्राइमरी से ही ले रहा हूं ना, है ना। जब मैं बचपन में अब्बा के साथ खेलता था तो अब्बा पैग लगा के मुझे डांट देते थे, पर लिखना मत कि अब्बा पैग लगाते थे, इस्लाम में लिखा नहीं जाता। तो अब लिखो अब्बा शरबत पी रहे थे और मुझे डांट रहे थे। हाँ पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो इंस्क्रिप्शन है, हाँ सेकेंडरी, तो सेकेंडरी होगी ना वो। अच्छा बेटा एविडेंस को तुम लिख तो लिटरेचर में रहे हो ना, हिस्ट्री कहां से पढ़ी है तूने? हिस्ट्री पढ़ाई किसने है? क्योंकि आई एम हैप्पी कि तुम सारे वर्ड्स यूज कर रही हो, इतनी अच्छी हिस्ट्री तो मुझे लगता है चंडीगढ़ में कोई पढ़ाता ही नहीं है। बट इतने ज्यादा कॉलेज में पढ़ा रहे हैं कि प्राइमरी सोर्सेज के अंदर और ओरल को अलग कर रहे हैं, ट्रेडिशंस को करा रहे हैं कॉलेज में इतना।
अच्छा फिर ठीक है, क्योंकि जो मुझे लगता था पीयू में तो फिर भी थोड़ा डिपार्टमेंट में पढ़ा देते हैं, यहाँ तो नहीं। एमसीए में पढ़ा रहे हैं। नोट कहाँ से बना रही हो? ओ कहाँ से, खुद थोड़ा हिस्ट्री लिख रही है अब तू। हाँ, किसके? यार ये कितना प्यारा बच्चा है यार, देखे ना, सारी क्रेडिट लोगों को दे रहा है, कुछ नहीं आप कर रहा है। कहता है नंबर कैसे आ गए मुझे नहीं पता, नोट्स पापा ने लाके दिए थे। आईएएस को तो बनना है ना, खुद बनना है ना मेहनत करके। अब ये रिकॉर्ड नहीं होगा। सब लोग मेहनत कर लो। तेरे हाँ, मेरे मैनू जो पता होंगे मैं तो मैंटली रिटार्डेड होना सी उस टाइम के ऊपर कि नवी कैटेगरी क्रिएट करो सारी। अच्छा, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में डिफरेंस क्या होता है, अब ये आप बताओ। मैं जो लिखी नहीं है, वेरी गुड। और प्रोटो हिस्ट्री? वेरी गुड। तुमने जीएस कर लिया हुआ यहाँ पे? कहाँ से किया बेटा, वैसे ही बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वेरी गुड। दिव्य कीर्ति सर के कल्ट फॉलोअर्स में तुम भी हो? ठीक है, कल्ट फॉलोअर हो उनकी सर की ना। देखो, दो तीन तरह के टीचर्स होते हैं, एक होते हैं टीचर है, एक होते हैं वाह टीचर है, एक होते हैं भगवान है, वो होते हैं कल्ट। तुम वहां पे पहुंच गई हो अभी? अच्छा अभी पहुंची नहीं इसलिए तब, अभी वाह भगवान तक नहीं पहुंची हो, वाह टीचर है एक दिन पढ़ना है, ये वाला अभी फीलिंग है। ठीक है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज द टाइम फॉर विच वी हैव नो रिटन एविडेंस, लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता, तो आर्टिफैक्ट्स के बेसिस पे हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। प्रोटो हिस्ट्री ऐसी सेट की लिखा हुआ पर समझ नहीं आ रहा, जैसे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है हम आज तक पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्या फायदा फिर इतनी तरक्की करने का, है ना, अपना ही पास नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर इंडस वैली आ जाती है। अब इंडस वैली से पहले ना प्री हिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? पैलियोलिथिक एज भी आता है, मीजोलिथिक भी आता है, नियोलिथिक भी आता है। फिर जो चैल्कोलिथिक है ना, उसका कुछ पार्ट प्री हिस्ट्री का भी होता है, कुछ प्रोटो हिस्ट्री का भी होता है और कुछ हिस्ट्री का भी होता है, क्योंकि हड़प्पा के बाद भी कुछ चैल्कोलिथिक स्टेजेस हैं जिनके लिए अब हमारे पास एविडेंसेस हैं, राइट। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक मेगालिथिक कल्चर्स का कॉन्सेप्ट है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में ना डेड बॉडीज को जब बरी करते थे तो उसके ऊपर ना एक या तो सिंगल बड़ा स्टोन रख लेते थे, मेगा इज बिग, लिथिक इज स्टोन, बड़ा स्टोन रख दिया निशानी बनाने के लिए कि यहां दफनाया हुआ है, राइट। या उसके आसपास छोटे छोटे सर्कुलर स्टोन का एक वो बना देते थे, राइट। डॉलमन्स बनते थे, मिनार्स बनती हैं, वो बहुत कुछ है, वो मैं आगे कराऊंगा। तो ये साउथ का मेगालिथिक कल्चर था जो थोड़ा सा कश्मीर में भी देखने को मिला, तो जिससे ना एक इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट एरियाज एंड हिस्ट्री आती है। इसके बाद वैदिक एज आएगी। वैदिक एज को भी हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक में। अर्ली वैदिक में जब आर्यंस इंडिया में आएंगे धीरे धीरे सोसाइटी का पार्ट बनेंगे, और लेटर वैदिक में जब सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना शुरू करेंगे। जो इंडस वैली का टाइम है ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन का टाइम है, और ये वेस्ट की तरफ चल रहा है, इंडस की तरफ। पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, इंडिया का गुजरात वाला एरिया थोड़ा आ गया, धोलावीरा साइट है जहां पर, तो ये वेस्टर्न साइड है। फिर आर्यंस आते हैं, ये फिर वहीं से आते हैं वेस्टर्न साइड से, हिंदू कुश की साइड से आते हैं। तो अभी सारी हिस्ट्री वेस्ट की चल रही है, पर ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न साइड पे हिस्ट्री नहीं है। हमारे पास बिहार में भी मीजोलिथिक साइड, नियोलिथिक साइट्स हैं, हमारे पास साउथ में पैलियोलिथिक साइट्स हैं, बट अभी हिस्ट्री का फोकस नॉर्थ पे चल रहा है, इंडस वैली में भी और वैदिक एज में भी। जैसे ही पीरियड ऑफ महाजनपद आना शुरू करता है, अब हिस्ट्री का जो ट्रेंड है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, फ्रॉम इंडस वैली टू गंगा वैली। अब सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो गंजेटिक वैली में आएगी, राइट, जब पाटलिपुत्र कैपिटल बनेगा और मगध एम्पायर का राइज होगा, जहां पे मेजरली मौर्यंस आएंगे। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक ट्रांजिशन हुआ,
बट रहा वो नॉर्थ ऑफ इंडिया में ही, वेस्ट एंड ईस्ट भी नॉर्थ में, साउथ के ऊपर अभी फोकस नहीं गया। फिर आती है पोस्ट मॉडर्न एज, जिसमें आती है संगम एज, और जब वो संगम एज आती है तब जाके फोकस साउथ इंडिया के ऊपर जाता है, जब हम चीरास, चोलास, पांड्यास के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। अब तब पता चलता है कि इनकी हिस्ट्री उतनी पुरानी है जितनी कि वैदिक एज से भी पुरानी टाइम की हिस्ट्री है, बट हमारे पास इसके एविडेंसेस कम है, राइट। और लैंग्वेज इज वन ऑफ द बैरियर्स फॉर दैट उस टाइम के लिए। फिर अगले बड़े राजा आते हैं गुप्तास, जो पूरे ऑलमोस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर लेते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनके कंटेम्परेरीज थे तत्कास, इनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी हुए हैं। और लास्ट में आते हैं वर्धन्स। वर्धन्स जो है वो हर्षवर्धन वाली फैमिली हो गई, राइट, पुष्यभूति डायनेस्टी। फिर धीरे धीरे ये छोटे छोटे बहुत सारे राजे आएंगे, कदम्बास, पल्लवास, चलुक्यास, राइट। ऐसे भक्ति मूवमेंट का राइज होगा यहाँ पर। एंड फिर धीरे धीरे अरेबिक इन्वेजन होंगे, अरब्स के इन्वेजन आएंगे। फिर थीम्स के ऊपर हम आ जाएंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, साइंस की, मैथमेटिक्स की, ठीक है। अब अपना एक चीज समझते हैं, जिस दिन इंसान ने पहली बार अपने लिए घर बनाया, हट भी बनाई होगी, अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो उस दिन सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई थी। हड़प्पा वालों ने जिस दिन प्रॉपर सिटीज डिजाइन कर दी थी वो सिविल इंजीनियरिंग थी। तो अगर हम बात करेंगे साइंस इन एंशिएंट इंडिया तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग एक पार्ट होगा, राइट। प्रोडक्शन तो था ही, इंडस्ट्रीज तो थी ना, जिस तरह की भी इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, जिस दिन उन्होंने कार्ट्स बना दिए थे, शिप बना दी थी, बोट्स बना दी थी, उस दिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तैयार हो गए थे, राइट। तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, उसको एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि बस यार वैसे ही बस ट्रेड हो रहा था, भाई ट्रेड हो रहा था, उसके लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बने थे। फिर रूरल अर्बन जो था वहाँ पे एक्सचेंजेस भी हुए थे। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को मॉडर्न सेंस में पढ़ेंगे, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल सेंस में पढ़ रहे। डन। इस तरह से हम ये पूरा सिलेबस को इंटीग्रेट करते हुए, टेबल मैंने प्रॉमिस कर दी है, वो मैं बना के लाता जाऊंगा डेली बेसिस पे। और लास्ट टाइम मैंने स्टूडेंट्स को एक वीटो पार दी थी, पर वो कॉन्सेंसस बेसिस पे वीटो पार मिली थी। जिस दिन तुम्हें ये लगेगा, और उसके लिए वीटो मेरे पास भी रहेगी, एक लास्ट वीटो मेरी होती है, जिस दिन तुम्हें लगेगा ना यार इस हफ्ते में बहुत ज्यादा हो गया, तो यू कैन आस्क फॉर 1 डे ऑफ। बट जिस दिन तुम ऑफ मांगोगे उसके अगले दिन टेस्ट भी होगा, कि तुमने टेस्ट के लिए तैयारी करनी होगी, इसलिए छुट्टी मांगी थी कि सर बहुत पढ़ लिया, थोड़ा रिवाइज कर लें। पर ये भी नहीं होता हफ्ते में 3 दिन सर बहुत हो गया। फिर वहां पे मेरी वीटो आई थी कि नहीं हुआ। पर मैं ये जरूर करता हूँ, जैसे एंशिएंट खत्म होगी मैं 5-7 दिन बीच में ब्रेक दे दूंगा कि जिसका बैकलॉग रह गया वो खत्म करो, फिर मैं मिडीवियल स्टार्ट कर दूँ, राइट। तो जहां पे मुझे खुद लगेगा कि जेन्युइनली रिक्वायर्ड है उतना ब्रेक करना, उतना तुम्हें वो शुभम, आई सपोज दैट्स व्हाट आई एम डूइंग यार। मैंने तो एक टॉपिक ब्रीफली समझा दिया ना, इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक पूछना तो बताओ यार। शुभम भाई अगर कुछ और स्पेसिफिकली पूछना तो बता दो, ठीक है। सो दिस इज द वे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम मंडे। एंशिएंट इंडिया ने लास्ट टाइम हमारा पूरा 1 महीना लिया था। 1 महीना एंशिएंट लेगी, 1 महीना मिडीवियल, 1 महीना मॉडर्न, 1 महीना वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री फिर भी थोड़ी सी स्लो कम हो जाती है 20-25 डेज में, बट हम मान के चलते हैं 4 मंथ्स। बीच में 7 डेज लगा दो जो मैं तुम्हें रिवीजन के लिए दे दूंगा, तो 5 मंथ्स। और एवरी सैटरडे टेस्ट चल ही रहे हैं तो वो बीच बीच में चली गए, ठीक है। तो हमारी क्लास मोस्टली 5 डेज अ वीक रहेगी, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे टेस्ट, संडे ऑफ। बट अगर किसी हफ्ते में मुझे लगा सिलेबस थोड़ा स्लो हो गया कि या छुट्टी होगी किसी कारण से, तो उस हफ्ते में सैटरडे में क्लास भी ले लूँगा। जैसे आज शुरुआत थी तो मैंने ले ली क्लास, ताकि जब मैं मंडे से शुरू करूं तो मुझे ये बेसिक चीज़ें ना करनी पड़े। वी स्टार्ट स्ट्रेट विद द सिलेबस, ठीक है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, बट इतनी भी नहीं रहेगी कि तुम इतने कंफर्टेबल हो जाओ कि रिजल्ट की परवाह ना हो फिर। डन। अब ये सारा सिलेबस करने में टाइम लगेगा, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि जितना भी ये सिलेबस है ये सारा हमने जीएस में एटलीस्ट टच किया हुआ है। ऐसा कोई वर्ड नहीं आएगा जो इस सिलेबस में और वो जीएस में ना पढ़ा हो।
एंड विक्रम कैन बी वन पर्सन टू टेल दिस कि ऐसी कोई चीज़ है जो जीएस में हमने नहीं पढ़ी होती। वी हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। बैटल ऑफ बक्सर भी पढ़ना है, मैसूर की लड़ाइयाँ भी पढ़नी है, मीर जाफर भी पढ़ना है, मराठा भी पढ़ने हैं, एंग्लो मराठा वॉर भी पढ़नी है, पंजाब भी पढ़ना है। और जीएस में अब तो हमें वो भी पढ़ना पड़ता है, एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो अफगान वॉर्स, एंग्लो वो जो था तिब्बत की एक्सपीडिशंस, सब कुछ तो पढ़ा होता है। सो इसमें नया नुआ कुछ नहीं आने वाला, वही है जो जीएस में पढ़ा हुआ, बस एक एलिमेंट थोड़ा सा ऐड होगा हिस्टोरियोग्राफी का कि डिफरेंट हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव्स और उनके नाम ऐड होंगे। तो जीएस वाले नोट्स के साथ ही नोट्स रख लेना एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड फाइन। डन। अब किसी को कुछ पूछना है पहले तुम लोग पूछ लो, इफ यू हैव एनीथिंग एनी डाउट टू आस्क। और अगर तुम्हारा कोई डाउट नहीं है तो बाय। मंडे सुबह से 9 बजे रोज, और क्लास में कोई जॉइनिंग नहीं करेगा। ठीक है पुत्र? हाँ जी। देख ऐसा नहीं होता कि हमने ना आज एक चीज़ मिली और हम उसको आज ही फाइनलाइज कर देंगे ये इसी एज की है। उसके ऊपर काफ़ी लंबी रिसर्च चलेगी, डिफरेंट मैथडोलॉजीज यूज़ की जाएंगी। अब अगर हम आज ही किसी की एक की बात मान लें कि यार मेरे पास ना एक एविडेंस मिला है, मैं ही कह देता हूँ मुझे एक एविडेंस मिला है कि बुद्ध, जो हम बुद्ध की अभी डेट बताते हैं उससे 1000 साल पहले आए थे, तो पूरी हिस्ट्री हिल जाएगी भाई। फिर तो आज ही मान लें। फिर तुम शाम को पढ़ना चाहते हैं? वो तो सिर्फ आज का दिन है ना, तुम भाग जाओ जाके इकोनॉमी पढ़ लो, जाओ आगे। इकोनॉमी की क्लास तो सिर्फ आज का दिन ही है। कितनी जल्दी? मैं मोहित से बात करता हूँ, फिर मैं तुम्हें 10:30 से पहले छोड़ दूंगा। ठीक है? हर बार मेरे ना ही क्लेश पे रहता है ना। चलो ओके, आप बोलो मैम कोई डाउट? गगन नाम है ना तुम्हारा? ठीक है, गगन को कोई डाउट नहीं है। तुम्हारे को? शर्मा जी, मानसी, मनु को तो डाउट्स ही डाउट्स होने वाले मुझे पता है। ये वो वाला बच्चा है जो डाउट्स लेके कॉपी पकड़ के पीछे भागता होता है। हाँ जी सर, कोई डाउट? सॉर्टेड? हाँ जी सर। वर्ल्ड हिस्ट्री में समझाऊं? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, तब समझाऊंगा। इंडिया में तो आया नहीं कोई डार्क एजेस, वेस्टर्न ने इंपोज किया, हमारे यहाँ पे डार्क एज आया ही नहीं। जो मंत्र वैदिक काल का ब्राह्मण पढ़ता था वो मंत्र आज भी पढ़ा जाता है और बीच में भी पढ़ा जाता रहा, तो कंटिन्यूटी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भी ना एक मिथ है। पूरी हड़प्पा में सिर्फ एक मोहनजोदाड़ो और एक हड़प्पा ही थी जो इतनी एडवांस थी। कालीबंगन वैसा थोड़ा था, कोटदीजी वैसा थोड़ा था। आज भी चंडीगढ़ चंडीगढ़ है, पंचकुला वाली चंडीगढ़ थोड़ा है ना। क्यों? पैलियोलिथिक एज में अर्ली मैन नहीं था? यार देख, वो जो है ना, ब्रिटिश ने उस हिस्ट्री को कभी ऑथेंटिक माना ही नहीं है। ब्रिटिश ने उसको कभी ऑथेंटिक हिस्ट्री नहीं माना। ब्रिटिश कहते हैं वो तो तुम्हारे मन के भाव हैं, वो थोड़ा भी इतिहास में लिख दिए जाएंगे। एक ना यहाँ पे टीचर होते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पहले हर्षी सर से बहुत पहले ज्योग्राफी पढ़ाते होते थे, बहुत पहले की बात है। अब मुझे था कि वो अच्छे टीचर है तो मैंने रख लिया। फिर एक दिन क्लास में एक बच्चे ने थोड़ा ज्योग्राफी में कुछ साइंटिफिक लॉजिक पूछ लिया, तो सर ने बताया आंसर क्या दिया? कहते यार कुछ विधि के विधान भी होते हैं कि सारा कुछ साइंस ही बता देगी अब कि बारिश क्यों आती है, भगवान की मर्जी भी तो होती है। इंद्र भगवान खुश होते हैं, बारिश आ जाती है, इसमें प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ये भाग दो यहाँ से। ऑलराइट गाइस, ऑनलाइन अब तुम्हारी बारी है, बताओ। कार्तिक यार तुम कहाँ बैठे हो? ऑलराइट जी, बताओ गाइस, जिसका जो डाउट है बताओ फटाफट से। हाँ जी बोलो सर, सुन रहा हूँ। कोई बुक्स नहीं करनी, जो मटेरियल मैं दूंगा बस वही पढ़ना, नथिंग एल्स। हाँ अच्छा ठीक है कार्तिक, तुम्हें कल मंडे मिलते हैं। और बताओ किसी का कोई डाउट है गाइस? अगर तो डाउट है तो बताओ, और अगर डाउट नहीं है तो बाय, फिर मंडे मिलेंगे। ठीक है जी सर। एट वन साइड वी से इंडस इज नॉट डिसाइफर, इंडस स्क्रिप्ट नॉट इंडस,
Gursharan, Indus script has not been deciphered yet. Yes, that's right. तो ऑन द अदर हैंड क्या बोलते हैं फिर हम, बोलो सर। अच्छा, मैं क्या शायद डाउट है कोई। बट हाउ कैन वी से द स्टाइल वाज बॉस्टो रॉडन। अच्छा गुरशरण जी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। हमारी लाइफ में ना एक आदत होती है, जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं ना अपनी कॉपी में, तो जब हम लिखना शुरू करते हैं एक साइड से यूजली, तो हम ना यहाँ पे ऐसे लिख रहे होते हैं, एंड द कमिंग ऑफ यूरोपियंस, छोटा कर दिया ताकि लाइन खत्म हो जाए। आदत है ना, बड़े अल्फाबेट से इस तरफ छोटे यहां हो जाएं और एक तरफ बड़े से छोटे यहां हो जाएं, तो बन गई बॉस्टो रॉडन। डन गुरशरण। चलो, और किसी का डाउट है कोई। बाय देन।